स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th के सेल चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने सेल चैप्टर के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी कर लिया है। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवरी, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, नेचर, अकरेंस, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक कॉमन नेम जो हम लोग बेसिक क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले उस कॉमन नेम को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉमनली पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल, यानी सेल का ये पावर हाउस है। पावर हाउस को आप रिलेट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी प्लांट से, उसको भी पावर हाउस ही कहते हैं। वहां पे भी क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही हमारे सेल में जो भी डिफरेंट एनर्जी की जरूरत होती है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, वो एनर्जी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस की जाती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का कॉमन नेम हो गया। आगे बढ़ते हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवरी की तरफ कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया। सबसे पहले तो वो साइंटिस्ट जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया, उन साइंटिस्ट का नेम है अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने 1857 में, ध्यान रखिएगा 1857 में अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नेम इन्होंने नहीं दिया था। जैसे आपने सेल के बारे में पढ़ा है कि सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और सेल नाम भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। लेकिन यहाँ पे डिस्कवरी अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने किया, लेकिन आफ्टर 12 इयर्स एक दूसरे साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट का नाम है कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। यानी जब आपसे पूछा जाए हु क्वाइन द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, हु क्वाइन द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म देने वाले थे कार्ल बेंडा। यानी इसके लगभग 12 ईयर के बाद इन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है कि कॉमनली हम लोग नेम जो यूज करते हैं वो नेम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक प्लूरल टर्म है। प्लूरल टर्म यानी कि इसका जो सिंगुलर टर्म है, यानी अगर एक स्ट्रक्चर की केवल बात करें तो इसका सिंगुलर टर्म है माइटोकॉन्ड्रियन, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका प्लूरल टर्म है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत ही छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि ये प्लूरल टर्म है। तो ये हो गया डिस्कवरी। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के नेचर और माइटोकॉन्ड्रिया के अकरेंस या इसका लोकेशन क्या है, सेल के अंदर कहाँ पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नेचर एंड occurrence।
सबसे पहले तो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के नेचर पे कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है। नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है। और ये सेल ऑर्गेनेल ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया? इसका अकरेंस है, यानी साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है और सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला एक सेल ऑर्गेनेल है ये। अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया के शेप की बात की जाए, इसका शेप, तो ये डिफरेंट शेप का होता है, जैसे सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल, रॉड शेप्ड, या ये स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल। तो ये या तो सिलिंड्रिकल होगा, या रॉड शेप्ड होगा, या स्फेरिकल होगा। तो कई डिफरेंट शेप का ये होता है। अगर इसके साइज की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्या होगा, कितना बड़ा होता है? तो ये 0.2 mm से 2 mm तक इसका साइज होता है। अब यहाँ ध्यान रखना है, ये mm माइक्रोमीटर है, ना कि मिलीमीटर। ये mm क्या है? माइक्रोमीटर है। तो ये हो गया इसका नेचर और अपीयरेंस। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है। आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले एक चीज थोड़ा सा समझना है कि जब भी हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो ऑर्गेनेल किन किन चीजों से मिलके बना है, या यूं कह लें कि उस ऑर्गेनेल के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं और उनका क्या फंक्शन है, ये भी हम लोगों को इसमें पढ़ना होता है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये जो एक माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल है, ये एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन, यानी ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें ये 2 लेयर्स से, 2 मेम्ब्रेनिक लेयर से प्रोटेक्टेड होता है। अब आते हैं हम लोग इसके डिफरेंट पार्ट्स पे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, पहला पार्ट, वो यही है 2 मेम्ब्रेन्स, 2 मेम्ब्रेन्स कह लीजिए, या इसे डबल मेम्ब्रेन भी कह लेंगे, यानी 2 मेम्ब्रेन है ये। इसके बाद डबल मेम्ब्रेन के बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको 2 चैम्बर्स देखने को मिलेंगे, 2 चैम्बर्स। और ये 2 चैम्बर्स डिवाइडेड है किससे? तो इनका फॉर्मेशन इन्हीं मेम्ब्रेन्स की वजह से हुआ है। इसके बाद आते हैं, एक स्ट्रक्चर है इसमें क्रिस्टी, एक स्ट्रक्चर है क्रिस्टी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें F1 पार्टिकल्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें मैट्रिक्स। और लास्ट है सर्कुलर DNA। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी इन सभी पार्ट्स से मिलके बना हुआ है। आइए एक एक पार्ट्स को जरा समझते हैं। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है, आपको स्ट्रक्चर पे समझना है। सबसे पहले 2 मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें आपको 2 मेम्ब्रेन्स दिखाई देंगे, एक मेम्ब्रेन ये आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर जो है ये 2 मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। यानी मेम्ब्रेन कौन से हो गए? 2, एक हो गया आउटर
और एक हो गया इनर मेम्ब्रेन। आप जरा ध्यान से अगर इस डायग्राम को देखें तो ये आउटर मेम्ब्रेन कैसा है, आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ एक मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन कैसा है, स्मूथ है, और स्मूथ होने के साथ साथ ये आउटर मेम्ब्रेन पोरस भी होता है, यानी इसमें पोर्स पाए जाते हैं मूवमेंट के लिए मटेरियल्स के। तो स्मूथ और पोरस मेम्ब्रेन होता है ये आउटर मेम्ब्रेन। सेकेंड आते हैं इनर मेम्ब्रेन की तरफ। इनर मेम्ब्रेन को अगर आप देखें तो इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं है। इनर मेम्ब्रेन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और वो भी कैसे हैं, इनवर्ड, अंदर की तरफ, इनवर्ड फिंगर लाइक इन्वोल्यूशंस आपको दिखाई देंगे, प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे। यानी ये इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं होता है, इससे अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इन्वोल्यूशंस निकले हुए रहते हैं। ये दो मेम्ब्रेन हो गए, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं है, इससे अंदर की तरफ इन्वोल्यूशंस निकले हुए हैं। सेकंड आते हैं टू चैम्बर्स। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको दो चैम्बर दिखाई देंगे। पहला चैम्बर तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की जो वॉल है उसके बीच में जो ये चैम्बर है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं क्या, आउटर चैम्बर। इस स्पेस में एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, इसको कहते हैं क्या, आउटर चैम्बर। सेकेंड, इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या होता है, स्पेस होता है। ये जो स्पेस आपको अंदर दिखाई पड़ रहा है जिसमें कि मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये स्पेस क्या है, इसको कहते हैं इनर चैम्बर। तो ये दो चैम्बर हो गए, चैम्बर भी दो हो गए। एक आउटर चैम्बर, आउटर चैम्बर कौन सा है, तो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको कहते हैं आउटर चैम्बर, और दूसरा है इनर चैम्बर, स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है उसको कहते हैं इनर चैम्बर। तो ये दो चैम्बर्स हो गए, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। नेक्स्ट आते हैं क्रिस्टी। अब यहाँ पे आपने अभी पढ़ा कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो स्मूथ नहीं होता, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। अब आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को देखिए, आपको जस्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे दिखाई पड़ेंगे। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इन्हीं को कहते हैं क्रिस्टी। एक्चुअली ये करते क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और जिसपे ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस हो सके। और सेकंड जो है, इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पे देखिए, कुछ पे हमने बना के शो किया हुआ है, F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। यानी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक इन्वोल्यूशंस जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बना हुआ है, इसी को कहते हैं क्रिस्टी, और इसी क्रिस्टी पे F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है, ध्यान देना है एक एक के फंक्शन को। तो ये हो गया क्रिस्टी। नेक्स्ट आते हैं F1 पार्टिकल। क्रिस्टी पे, यानी ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पे आप देखिए, आपको ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं को कहते हैं F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होता है F1 पार्टिकल का, ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, जो भी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेनली यहाँ पे ऑक्सीडेशनल रिएक्शन होता है, एनर्जी जिसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जितने भी रिएक्शंस होते हैं, इन सभी रिएक्शंस में आपको पता है हर केमिकल रिएक्शन में एंजाइम्स की जरूरत होती है एज अ कैटालिस्ट, उस केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करने के लिए। यहाँ इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है, वो सभी एंजाइम्स इसी F1 पार्टिकल के अंदर पाए जाते हैं, यही बनते हैं। और जब जरूरत होती है तो ये F1 पार्टिकल से इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आते हैं।
तो इस तरह से कह रहा है कि ये क्रिस्टी के ऊपर जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इनको कहते हैं F1 पार्टिकल, जिनका मेन रोल है क्या, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करने में बाय सिंथेसाइजिंग डिफरेंट एंजाइम्स। तो ये हो गया F1 पार्टिकल। नेक्स्ट पार्ट है इसका मैट्रिक्स। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे आप लोगों ने डिफरेंट फ्लूइड्स पढ़े हुए हैं, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको कह लेते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर आपने फ्लूइड पढ़ा जिसको कह लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ रहता है और इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स का क्या रोल है, अगर देखें तो ये मैट्रिक्स का बहुत बड़ा रोल है इस माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को शो करने में। सबसे पहले तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, तो वो रॉ मटेरियल इसी मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं। सेकंड कह रहा है कि उन रॉ मटेरियल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो ऑक्सीजन भी इसी माइटोकॉन्ड्रिया में डिसॉल्व कंडीशन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होंगे, ऑक्सीडेशनल प्रोसेस होंगे, उनको परफॉर्म करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होगी। वो कहाँ रिएक्शंस होंगे, तो वो रिएक्शन जहां होंगे वो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया का ये मैट्रिक्स ही होता है। यानी इसी मैट्रिक्स में ही, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही डिफरेंट ऑक्सीडेशनल रिएक्शंस होते हैं। तो ये एक मीडियम भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस हैं। अब आप लोग जब इस वीडियो को देखें तो आप इन सभी जो भी डिफरेंट पार्ट्स पढ़ रहे हैं, वीडियो को पॉज करें और जो भी इनके फंक्शंस आपको बताए जा रहे हैं उनको आप अपने नोट्स में लिखते जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें लास्ट है सर्कुलर डीएनए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस माइटोकॉन्ड्रिया का। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि सेल में दो सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली अगर आप देखें तो डीएनए पाया कहाँ जाता है, डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड आपने पढ़ा हुआ है। ये क्रोमैटिन थ्रेड क्या है, यही जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। अब नॉर्मली पूरे सेल को कंट्रोल करने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करने वाला जो जेनेटिक मटेरियल, वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। लेकिन सेल में दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं जिनका अपना खुद का डीएनए होता है। इन दो सेल ऑर्गेनेल्स में से एक सेल ऑर्गेनेल तो खुद ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है। एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्लास्टिड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, इसके डिफरेंट टाइप्स, इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे जैसे आज माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। इन दोनों में जो डीएनए है वो क्या है, सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चूंकि इनमें जो डीएनए पाया जाता है वो न्यूक्लियर डीएनए नहीं है, न्यूक्लियस से अलग है, इनका अपना खुद का डीएनए है। इसलिए प्लास्टिड या माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। अब इनका क्या फंक्शन है, इस सर्कुलर डीएनए का क्या फंक्शन है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी इस सर्कुलर डीएनए की वजह से है कि ये अपने मोस्ट ऑफ द
फंक्शंस को ये खुद रेगुलेट कर सकता है। इसके पास अपना राइबोसोम भी प्रेजेंट है, ये अपने लिए प्रोटीन भी सिंथेसिस कर सकता है, एंजाइम भी बना सकता है और अपने फंक्शन को खुद रेगुलेट कर सकता है। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियर डीएनए सभी सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के भी कुछ फंक्शंस को रेगुलेट करता है, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को रेगुलेट करेगा। प्लास्टिड का जो डीएनए है केवल और केवल प्लास्टिड के डीएनए को, प्लास्टिड के फंक्शन को रेगुलेट करेगा। इससे एक क्वेश्चन भी बनता है कि ये जो प्लास्टिड या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है इसमें और जो न्यूक्लियर डीएनए है इसमें, इन दोनों में क्या फर्क है। तो इसमें आप देखेंगे कि न्यूक्लियर डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस में है। प्लास्टिड या ये पॉइंट्स आप नोट करेंगे। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहाँ है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। सेकंड डिफरेंस, न्यूक्लियर डीएनए जो है ये कैसा होता है, थ्रेड लाइक, आपने पढ़ा हुआ क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं उसको, तो वो थ्रेड लाइक होता है। ये कैसा है, सर्कुलर डीएनए है। न्यूक्लियर डीएनए पूरे सेल और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड का डीएनए केवल और केवल प्लास्टिड के फंक्शन को ही ये रेगुलेट करेगा। तो ये इनके लोकेशन में, इनके शेप में, इनके फंक्शन में डिफरेंस है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया सर्कुलर डीएनए, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इसके साथ राइबोसोम भी पाया जाता है, ये अपना खुद का प्रोटीन भी बनाता है, एंजाइम भी बनाता है, जिसकी वजह से, इस सर्कुलर डीएनए की वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन खुद रेगुलेट करता है। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस को ये खुद ही रेगुलेट करता है, अपना रेप्लिकेशन खुद ही करता है, यानी ये डिवाइड होके और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये खुद ही इंक्रीज करता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है इस डीएनए की वजह से ये शो करता है सेल्फ रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन जो है एक थोड़ा सा नया टर्म है, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल वे में आप समझ सकते हैं। जैसे आप जिरोक्स कराते हैं, फोटोकॉपी कराते हैं कागज की, तो कोई डॉक्यूमेंट है उसका जिरोक्स कराते हैं आप, तो उसी के जैसे क्या होता है, कई डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही जस्ट रेप्लिकेशन का मतलब हुआ अपने ही जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देना, अपनी रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, तो अपनी ही कॉपी तैयार करना, अपनी ही कॉपी फिर से बनाना, इसी को कहते हैं रेप्लिकेशन। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया इस अपने डीएनए के हेल्प से अपने ही तरह के कई माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कर लेता है, इसके पास अपनी खुद को रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी होती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का अभी हम लोगों ने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं और उन पार्ट्स का क्या फंक्शन है। अब हम लोग पढ़ेंगे इस माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को पढ़ने से पहले एक बार रिकॉल करिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस यानी यहाँ पे पावर का प्रोडक्शन होता है। पावर इन द सेंस यहाँ पे प्रोडक्शन किसका होगा, एनर्जी का, यानी इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनता है। अब ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है, किस फंक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो देखते हैं उस फंक्शन को। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स। जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में मिक्स किए जाते हैं, फिर ब्लड के थ्रू क्या होता है, वो डिफरेंट सेल्स को जाते हैं। सेल्स में सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म से
होते हुए उन सभी को क्या करते हैं, गोल्जी बॉडी में अपने पैकेजिंग पड़ा हुआ है, सारी चीजें पैकेजिंग करके फिर उनको माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाता है। अब जब ये न्यूट्रिएंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आने के बाद इन न्यूट्रिएंट्स का होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? तो ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ एक तरह से बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस ऑक्सीडेशन के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए न्यूट्रिएंट्स जिनका ऑक्सीडेशन करना है, और सेकंड चाहिए क्या, ऑक्सीजन। क्योंकि इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देखिए ऑक्सीडेशन में ऑक्सी लगा हुआ है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला ये प्रोसेस है। तो इसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इन न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन किया जाता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब ऑक्सीडेशन में इनको किया जाता है, तो ऑक्सीडेशन के थ्रू इन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक किया जाता है, और इनसे बनता क्या है, इनसे बनता है, इनका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2, और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। यानी अगर इसका रिएक्शन देखा जाए, ऑक्सीडेशनल रिएक्शन, तो न्यूट्रिएंट, जो भी न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, और इससे बनता क्या है, तो इसके प्रोडक्ट क्या है, एक तो मेन प्रोडक्ट है CO2। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम जब एक्सेल करते हैं तो CO2 रिलीज होता है। ये जो CO2 रिलीज हो रहा है, एक्चुअली हमारे बॉडी में CO2 बनता कहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली हम लोग CO2 के बारे में जानते हैं, हमारी बॉडी में CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तभी तो रिलीज हो रहा है। जब एक्सेल कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि रेस्पिरेशन में हम लोग CO2 रिलीज करते हैं। तो CO2 आता कहाँ से है, एक्चुअली वो CO2 यही प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये CO2 प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीडेशन के थ्रू। इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, और इसके साथ एनर्जी, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ये एरो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर ये एरो ऐसे नीचे की तरफ हो, यानी उस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो यहाँ अपवर्ड है ना, यानी यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एट लास्ट क्या होता है, न्यूट्रिएंट को तोड़ दिया जाता है, फाइनली CO2, H2O और एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशनल रिएक्शन होता है, जिसके थ्रू ये एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अब इस एनर्जी को दो तरीके से यूज किया जाता है, या तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उनके लिए भी तो एनर्जी चाहिए, तो या तो माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शंस में, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में इस एनर्जी को यूज कर लिया जाए, यानी जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, इस प्रोड्यूस्ड एनर्जी को या तो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में यूज कर लिया जाए, या इसके बाद, यानी पहले तो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में ही यूज होगा जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, इसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस होता है उस एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर किया जाता है। एनर्जी का एक स्टोर्ड फॉर्म होता है ATP। तो ATP के फॉर्म में इसको क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। इसी ATP को ध्यान रखिएगा, इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं। अक्सर एग्जाम्स में पूछता है कि एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, तो इस ATP को ही कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि ATP है क्या, ATP का पूरा नाम क्या है, तो इस ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, जो 10th में है, अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो एडिनोसिन एक नाइट्रोजनस
बेस है, इसके साथ साथ ट्राई यानी तीन फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये एनर्जी का एक स्टोर्ड फॉर्म हो गया, ये एनर्जी का स्टोर्ड फॉर्म है, यानी इस फॉर्म में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको स्टोर कर लेता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में, और इसके बाद इस एटीपी को ट्रांसफर कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स और सेल के फंक्शंस में यूज होता है। यानी जहां भी बॉडी में एनर्जी का यूज होगा वहां इस एटीपी को ही तोड़ के वहां से एनर्जी रिलीज की जाती है, और फिर इस एनर्जी का यूज किया जाता है फंक्शंस को परफॉर्म करने में। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसका जो मेन फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो क्या है कि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है न्यूट्रिएंट का। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फाइनली ये किस में ब्रेक हो रहा है, CO2 और H2O में, वाटर मॉलिक्यूल में। इसके बाद लार्ज नंबर में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो CO2 है, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एक्सहेल कर देते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है। ये जो वाटर है, ये वाटर भी क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ये बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ये जो एनर्जी है, रिलीज्ड एनर्जी, ये हमारे लिए यूजफुल है। इस एनर्जी को या तो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में यूज कर लिया जाता है, या एटीपी के फॉर्म में यानी एनर्जी करेंसी के फॉर्म में इसको स्टोर कर लिया जाता है एटीपी के फॉर्म में, जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और फिर यहां से दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को या जहां भी एनर्जी की जरूरत होती है वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये फंक्शन हो गया, इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका, ऑक्सीडेशन इस माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक यहाँ खत्म होता है। इसको आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, आप नोट्स तैयार करते रहिए, और इसके साथ साथ आप लोग अपने बुक को भी एक बार रीडिंग जरूर लगाइए। बुक की रीडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास आज का यहाँ खत्म करते हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हाँ, अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।